पाकिस्तान को स्वतंत्र हुए 79 साल पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान की जनता आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। इस बीच पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार इस बात पर काफी खुशी जाहिर कर रही है कि उसके देश की विदेश नीति इस वक्त सबसे अच्छे दौर में है। क्यों? क्योंकि सऊदी और तुर्की के साथ पाकिस्तान एक डिफेंस डील की है। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है उसमें उसने मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई है। ट्रंप से मुनीर और शहबाज की दोस्ती भी किसी से छिपी नहीं हुई है। इसी के बलबूते पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को दुनिया के नक्शे में काफी मजबूत स्थिति में देख रहा है। लेकिन यह तो हो गई पाकिस्तान की विदेश नीति की बात। भीतर से पाकिस्तान सुलग रहा है 4 मोर्चों पर। सबसे बड़ा मोर्चा यानी उसका सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जहां पर बीएलए जो बलूच लिबरेशन आर्मी है और टीटीपी वो दोनों दावा कर रहे हैं कि उन्होंने करीब 85% बलूचिस्तान की भूमि पर अपना कब्जा कर लिया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी काफी हालात ठीक नहीं है, वहां भी कबायली बगावत देखने को मिल रही है। इसके अलावा पीओके में जो आंदोलन चल रहा है, आटे की मांग पर जो उन्हें गोली मिल रही है वहां की जनता को, वो सब भी दुनिया देख ही रही है। इसके अलावा चौथा बड़ा जो मोर्चा है जिससे पाकिस्तान इस वक्त जूझ रहा है वो है उसका आर्थिक हालात, आर्थिक तंगी और बेरोजगारी का चरम स्तर पर पहुंचना। तो पाकिस्तान के इसी उथल पुथल वाले हालात पर आज हम बात करेंगे। क्या बलूचिस्तान में जो बगावत देखने को मिल रही है, बीएलए जिस मजबूत स्थिति में इस वक्त दिख रही है, क्या पाकिस्तान संकट के दौर में है? क्या उसके टूटने की भी संभावनाएं बढ़ रही हैं? इस पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दामोदर सिंह जी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा अहमर मुस्तिखान जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बलोच पत्रकार हैं, जाने माने नाम हैं। इसके अलावा मेजर शेख नदीम जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान से सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम दामोदर सिंह जी के पास चलेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। दामोदर जी, पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज वो अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देखिए, ऐसी स्वतंत्रता का वैभव कोई मतलब नहीं होता जब आपका आधा मुल्क आपसे आजादी मांग रहा हो, जब अपनी आजादी के लिए लड़ रहा हो और जब बेगुनाह वहां पे मारे जा रहे हो, जिनकी लाशों आप सड़कें पाट देते हैं उनसे उनके मोर्चे उनके आंदोलन पे। ऐसी आजादी का क्या मतलब? 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए थे, दोनों की जीडीपी, दोनों की तरक्की, दोनों की ग्रोथ। आज इंडिया में हम स्पेस पे जा रहे हैं, हमारा प्राइवेट सेक्टर स्पेस पे रॉकेट लॉन्च कर रहा है, एआई पे हम काम कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए। पाकिस्तान भी एआई पे काम कर रहा है, लेकिन एआई का मतलब उन्होंने गलत निकाला और उसका मतलब होता है आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है और हमें इस बात का दुख है कि हमारा मुल्क जो हमारे साथ आजाद हुआ, जो हमसे आजादी लेके गया, आज वो हमारे आसपास भी कहीं पर भी नहीं है। कुछ भी देख लीजिए, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को याद करना चाहिए ये चीजें। जब पाकिस्तान अपनी आजादी की कोई भी वर्षगांठ मनाए तो अब्दुल कादिर जैसा एक वैज्ञानिक दिया जिसने पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की तस्करी की, उसकी टेक्नोलॉजी की तस्करी की, जिसकी वजह से कई मुल्क मुहाने पर आ गए लड़ाई के। तो ये सब बातें भी पाकिस्तान को याद रखना चाहिए। और एक चीज, जब अभी आजकल मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सुन रहा था, धमकियां दे रहे थे, तो जो काबिल मुल्क होते हैं जिनको भारत ने धमकियां नहीं दी, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो किया। उन्होंने स्पीच नहीं दिया था मोदी जी ने कि हम पाकिस्तान को आज धज्जियां उड़ा दें, कभी नाम तक नहीं लिया था उन्होंने पाकिस्तान का। उन्होंने हमेशा कहा कि जिसने ये हरकत की उसे हम। तो एक गंभीर देश जिसकी राजनीति गंभीर होती है, जो लोगों की हितैषी होती है, उसकी बातचीत, चाल चलन, तौर तरीके बहुत अलग होते हैं। इन्होंने एक ट्रीटी कराई थी अभी अमेरिका के साथ, ईरान के साथ, पूरी दुनिया ने उसका हसर देखा। और मैं कह भी रहा था आपके चैनल के माध्यम से और कई जगह पर कि पाकिस्तान ये फोटो ऑप ज्यादा कर रहा है, यहाँ पे कोई भी विश्वास नहीं। क्योंकि कागजों पे साइन करना एक अलग बात होती है, लेकिन विश्वास होना, दिलों में विश्वास होना, दिमाग में आपके अपने जिसके साथ ट्रीटी साइन कर रहे हैं विश्वास होना, वो एक बहुत अलग चीज होती है। वो कहीं नजर नहीं है, क्योंकि वो मुल्क जो ट्रीटी करा रहा है उसी के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है, तो करने वाले मुल्कों का क्या होगा? तो हालात बहुत बदतर हैं। और बलूचिस्तान में, पीओके में आप जब देख रहे हैं निरीह बच्चों की, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं वहां पे, और करा रहे हैं वहां के लोग, आजादी मांग रहे हैं इनसे। तो ऐसे समय में पाकिस्तान को आत्मावलोकन करने की जरूरत है। और उनके नेताओं को बहुत ज्यादा, इनके एक प्रधानमंत्री जेल पे पड़े हुए हैं, किस बात की आजादी? जिन्होंने जनता से बहुमत लिया, आप सत्ता पे सेना के दम पे आ जाते हैं। और पूरी पूरी दुनिया को पता है आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ की गलवैयां कैसी चल रही हैं, उस वजह से आप सत्ता पे हैं। आपको पता नहीं अब इमरान खान जिंदा हैं या मर गए, उनके बारे में भी पता चल रहा है कि काफी बुरी हालत में है। तो जो ये सब चीजें हैं, ये कहीं से भी नहीं लगता। आप आजादी कहने के लिए ठीक है, एक तारीख है, आप मना लीजिए, कुछ जश्न कर लीजिए, लाइटें जला लीजिए और वहां पे
क्या बोलते हैं, तमाशे कर लीजिए, लेकिन आजादी सही मायने में पाकिस्तान की तब है जब आप और आपके लोग तरक्की करें, आपके यहाँ पे मुल्क में तरक्की हो। और ये सब फैक्ट है, आंकड़ों में बताएं। अभी जैसे मेरी डिबेट खत्म होगी, मेजर साहब शुरू कर देंगे ये किया वो किया। आंकड़े देखिए ना, सिप्री के आंकड़े देखिए, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े देखिए, IMF के आंकड़े देखिए, आप ये सब देखिए। आपसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, उनके बारे में भी देखिए। हमारे यहाँ राष्ट्रपति, सेना में जनरल तक जाते हैं लोग, हमारे यहाँ राष्ट्रपति, गृह मंत्री मुस्लिम हुए, और यूं कहें कि अब्दुल कलाम भी इसी मुल्क में हो जिनको पूरी दुनिया में इज्जत की नजर से देखा जाता है। तो बहुत फर्क है। बोलने के लिए कुछ भी बोलें, अभी जैसे हम डिबेट खत्म होगी, मेजर साहब बड़ी शांति से सुन रहे हैं, बोलना शुरू कर देंगे। पर मुझे पता है कि अब इन लोगों के पास खुशियां मनाने का दौर जा चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान में बलूचों ने जिस तरह से विद्रोह किया, पाकिस्तान को इसे कंट्रोल कर पाना मुझे नहीं लगता कि अब की बार संभव होगा, और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी है। आजादी की ढेरों शुभकामनाएं हम देते हैं इनको, और पूरे मुल्क को हमारी तरफ से हम भारतवासी हमेशा कहते हैं कि हम शांति की रहनुमाई नहीं करते, हम शांति स्थापित करने के प्रयासों पे अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, फोटो आप नहीं करते। चलिए, मेजर शेख नदीम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से लाइव, उनके पास चलते हैं। बलूच लोग जिस तरह से अभी अपना रुख अपनाए हुए हैं, BLA जिस तरह से एक के बाद एक हमला कर रही है, वो क्या लगता है नदीम जी, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्थिति कैसी है अभी आपके मुल्क की? देखिए, जैसे अभी मेरे भाई ने बहुत सी बातें की, फरमाया, AI की बात की और पता नहीं क्या क्या बातें की। मैं तो इनसे एक बात करता हूँ कि देखें, हमारे मुल्क में AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। ये तो आपके मुल्क में एक्सपो होती है AI की, जहाँ चाइना के कुत्ते ला के गलगोटिया यूनिवर्सिटी बेचती है। ये सारी दुनिया ने देखा। हमारा डिफेंस बजट है $8 बिलियन का। मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ, आप फर्क देखें जरा। आप छोड़ें मेरी बात को, सोशल मीडिया पे जाएं, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी और ये चाइना के कुत्ते वहां आपको नजर आते हैं जो आप बेच रहे थे। इसी तरह से आपको ये भी नजर आ जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है तीनों फोर्सेस का, वो $8 बिलियन का। इंडिया का जो दिफाई बजट है वो तकरीबन $97 बिलियन। आप दोनों का बजट का फर्क देखें और रिस्पांस देखें। अगर आपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया पोखरान में 74 में, तो पाकिस्तान ने भी उसके 6-7 साल के बाद न्यूक्लियर बना लिया और कोल्ड टेस्ट भी कर दिया। ठीक है, 98 में हमने एक्सप्लोजन भी कर दिया। आज आपके साथ ही हम दुनिया में 8वें या 9वें नंबर पे न्यूक्लियर पावर के तौर पर खड़े हैं। इसको कहते हैं रिस्पॉन्ड करना, यानी इक्वली रिस्पॉन्ड करना। आपने डिलीवरी मीन्स बनाया बैलिस्टिक, ताकि हमारी जो जियोग्राफिकल इम्यूनिटी है उसको चैलेंज कर सके, एवरी नूक एंड कॉर्नर को हिट कर सके। हमने भी बैलिस्टिक बना लिया। आज इंडिया के पास कोई जियोग्राफिकल इम्यूनिटी नहीं है। वी कैन हिट, आवर वेक्टर्स कैन रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर। आपने क्रूज मिसाइल बनाए, हमने क्रूज मिसाइल बनाए। ठीक है, तो जो चीजें आपने की हमने भी की। जहां तक आप बात कर रहे हैं ISRO की और स्पेस की, बिल्कुल उसमें आपको आए, उसमें भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको जवाब दे देंगे। तो हम क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुआ था तो दिल्ली तो इंडिया में था, जो कैपिटल था, सारी चीजें थी, जो खजाना था और सारी जो बड़ी बड़ी रास्ते थी, जो प्रिंसली स्टेट्स भी थी जिन पर आपने कब्जे किए फौज भेज कर। पाकिस्तान के हिस्से में तो वो इलाका है जो ज्यादातर ट्राइबल था। हमने तो अपना कैपिटल नए सिरे से कराची को बनाया और फिर वहां से स्टार्ट लिया और 35 के एक्ट को शुरू करके आइन बनाया और आगे हम चले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप अगर वर्ल्ड इंडेक्स पर भी देखें, GDP पर कैपिटा की बात करता हूं ताकि मेरी बात ना हो, आपके पास इंडिकेटर्स। GDP पर कैपिटा द वर्ल्ड कंप्लीट है, GDP नॉमिनल नहीं। GDP पर कैपिटा में आप देखेंगे कि तो श्रीलंका दुनिया में 140वें नंबर पे खड़ा है, श्रीलंका। बांग्लादेश 155वें नंबर पे खड़ा है। इंडिया 169 नंबर पे खड़ा है, सोचें आप। और पाकिस्तान 171 नंबर पे खड़ा है, सॉरी 81 पे खड़ा है। 10 का फर्क। ये जो आंकड़े की बात कर रहे हैं, फर्क देखें, मुझे छोड़े। मैं क्या कहता हूं, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। कर्नल सूफिया के बयान आपके सामने है कि जैसी जंग शुरू हुई, अटैक किया, और जब हमने काउंटर अटैक शुरू किया तो चीख रही थी स्क्रीन पे आके कि वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी डोंट वांट एस्केलेशन। अभी आपके नेता कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी तक चल रहा है, हमने तो सीज फायर किया। और वो एक बंदा आया, कोई उसने आगे कहा सीज फायर कर दो, पाकिस्तान से वो DGM ने बोल दिया सीज फायर कर दो और फौरन सीज फायर मान ली। आप बातें सुने। फिर मैं कहता हूं कि आप एक क्लिप दिखाइए मुझे। मैं देखिए अपनी बात अभी तक नहीं कर रहा। मैंने आपसे कहा कि मुझे एक क्लिप दिखाइए जिसमें कोई एयर बेस अंडर फायर। आपने जब वहां अटैक किया भावलपुर के ऊपर, मुरीद के ऊपर, वो अटैक की लोगों ने वीडियो बनाई और अपलोड की सोशल मीडिया पे। सारी दुनिया ने देखा कि गुंबद तबाह हो गया, मस्जिद तबाह हो गई, लोग मर गए, उनके फ्यूनरल हुए।
एक भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो क्लिप नहीं मिल रही नूर खान बेस की, और 9 बेस तबाह कर दिए, सिवाय क्या तस्वीर दिखाते हैं कि किसी रनवे के ऊपर, एयरफील्ड के ऊपर क्रेटर पड़ा हुआ। भाई क्रेटर नहीं होता, उस क्रेटर के साथ आपने कहा बेस तबाह कर, क्रेटर तो फौरन रिपेयर हो जाता है, अगर पड़ा भी था तो उसके साथ रिलेटेड बिल्डिंग दिखाएं ताकि पता चले कि ये क्रेटर भी अगर पड़ा तो कौन सी बिल्डिंग पे। मेन रोड के ऊपर है नूर खान बेस, पिंडी इस्लामाबाद की। पूरी दुनिया आजकल बच्चा घरों में छुप के वीडियो बना लेते हैं, क्लिप बना लेते हैं, मीडिया पे डाल देते हैं। ऐसा कौन सा क्लिप है जो नहीं बन सका? वो कहते हैं जी हमने सैटेलाइट क्लिप दिखाया, वो तो जहाज ऊपर से गिराता है एकदम से ब्लैक एक दफा। नदीम जी, लेकिन आपके मुल्क के लोग भी तो दावा करते हैं, आपकी सेना भी तो दावा करती है कि हमने भारत के फाइटर जेट गिराए हैं, कभी 6 कभी 7, संख्या घटती बढ़ती रहती है समय के अनुसार। उसके भी तो कोई वीडियो, उसकी भी तो कोई फोटो सामने नहीं आई। हम कैसे माने कि आपने गिराए हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हर चीज का कोई ना कोई आजकल के दौर में डिजिटल एविडेंस होना जरूरी है। अगर हम भी आपको डिजिटल एविडेंस आपको नहीं दे सके तो उस बात का कोई एतबार नहीं। पहली बात तो ये कि ये पहलगाम का भी जो हमला हुआ, मैंने हमेशा मीडिया पे कहा कि हमारा उसके अंदर कोई रोल नहीं। आपने हम पे इल्जाम लगाया, आप हमें एलिगेशन करते हैं कि जनाब आपने किया। हमने कहा हम तो शराबी नहीं है, आप मुझे ऐसी शराबी बोलते हैं। आपने कहा अच्छा ठीक है, एक कंट्री ले आए आप कोई दुनिया में, भूटान को ले आए। देखें, मैं कहता हूं भूटान को ले आए, मैं कहता हूं नेपाल को ले आए, किसी को लाए जिसका फॉरेन ऑफिस, छोड़े उनके प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस आके कहे कि हमने जनाब डोजियर पढ़ा, इंडिया ने हमें डोजियर दिखाया, हमने एक एक चीज पढ़ी और उसमें बिल्कुल 100% रेड हैंडेड देवर कॉट, और यही एविडेंस हमें पता चली, हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। और पाकिस्तान PAKISTAN का वर्ड यूज करे और कहे कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, या इसका एटलीस्ट ये कह दे कि हाँ इस हमले में ये इन्वॉल्व था। एक मुल्क सिर्फ आपने, आप देखें एक मुल्क नहीं है। ऐसे इल्जाम लगा के खुद ही हमला कर देना, खुद ही इल्जाम लगा देना। मैंने तो कहा भूटान को लिया, मैंने तो कहा जिस मुद्दे पर हम बात करें उस पर आते हैं। नदीम जी, आपके मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, क्या अभी आपके पूरे कंट्रोल में है वो, आपकी सेना के? जी देखिए, हर चीज के जैसे मैंने कहा इंडिकेटर्स होते हैं, मुझे छोड़ा। पहली बात तो ये कि देखिए जो बलूचिस्तान है वो 44% लैंड एरिया है और पाकिस्तान का। इसके अंदर एक कैपिटल है, इसको क्वेटा बोलते हैं। क्वेटा से थोड़े से साउथ से लेके नॉर्थ तक पूरे ऊपर पख्तूनिस्तान यानी पश्तो स्पीकिंग लोग रहते हैं, नॉट बलूच। नेम इज बलोचिस्तान, बट उसमें 60% KPK या पश्तो स्पीकिंग रहते हैं। मुझे छोड़ें, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए। उसके बाद आ जाए बलोची पे। जो बलोच एरिया है उसके इंडिकेटर्स होते हैं। बलोच एरिया के अंदर 2 बड़ी कौमें हैं वहां पे, एक बलोच कहलाते हैं, एक बी से बरोही कहलाते हैं। एक बलोच और एक बी से बरोही। जो बलोचों की वहां पे आबादी है वो तकरीबन 45 से 50 लाख की आबादी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वहां पे रजिस्टर्ड है वो ज्यादातर कराची में रहते थे। ठीक है, उनके सारे सरदार ट्राइबल लीडर्स कराची में रहते हैं। अच्छा, उनके जो भी लोग पैसे वाले हैं, क्योंकि वो बहुत डिस्पर्स्ड एरिया है, बहुत वास्ट, और पॉपुलेशन डेंसिटी उनकी 15 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर क्वेटा को मिला ले तो बनती है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, गूगल की बात कर रहा हूँ, विकिपीडिया की। अगर आप क्वेटा को मिला लेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाएगा 1 स्क्वायर किलोमीटर में 35 लोग। ये सब जानकारियां तो अच्छा एक आसानी से मिल सकती हैं जी। बॉम्बे की पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे तो 27,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो वहां लोग रहते नहीं, कम है। और अभी सबसे बड़ा इंडिकेटर कि वहां देखिए चारों एयरपोर्ट फॉल है, चारों जितने नेवल बेस हैं फॉल है। जाफर एक्सप्रेस का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये सिर्फ बलोच एरिया में फिरती है और ये लूप बनाती है पूरे बलूचिस्तान में। ये मैं नहीं कहता, ये आप देखिए, जाफर एक्सप्रेस अगर बंद होती है तो आप समझ जाए कि वहां गड़बड़ है। अगर किसी तहसील में, मैं सिटी को छोड़े, टाउन या तहसील में कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी सोशल मीडिया से निकाल के दिखा दे, मैं आपकी बात मान लूंगा। मैंने अपनी बात नहीं की, मैंने सारे इंडिकेटर्स की बात की। अब आप इसी में से कोई भी इंडिकेटर मुझे दिखा दें, आप मुझे एक क्लिप दिखा दें। आपने कहा बिल्कुल हमने नहीं दिया, तो मैंने कहा अगर हमने भी डिजिटल सबूत नहीं दिया तो बिल्कुल सही है, क्या वो सबूत नहीं है तो हमारे पास भी सबूत नहीं है। अगर इस तरह का कोई डिजिटल क्लिप, आए दिन जो धमाके हो रहे हैं, आपके सैनिकों की मौत हो रही है, आपकी सेना भारत पर आरोप भी लगाती है, क्या वो सब झूठे हैं? नहीं, वो देखिए, अनरेस्ट इज देयर, चैलेंजेस आर देयर। ऐसा नहीं है पाकिस्तान बड़ा दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अनरेस्ट इज देयर, इंसर्जेंसी इज देयर, ठीक है, इश्यूज आर देयर, ठीक है, चैलेंजेस आर देयर, और पूरे काफी जगह पर है, जैसे आपने नाम लिया, KPK में भी, AJK में भी, बलूचिस्तान में भी। लेकिन हम उन चैलेंजेस से निपट रहे हैं। वो चैलेंजेस ऐसे नहीं है जो बियॉन्ड कंट्रोल हो गए हैं। अब आर्मी वहां बलूचिस्तान में अब आई है, पहले अभी तक
कॉल नहीं किया गया था इंटरनल सिक्योरिटी इन एड ऑफ सिविल पावर पे। ऑपरेशन जरूर कर रहे थे कि जो फौज के खिलाफ काम होगा उस पर हम ऑपरेट करेंगे। अब बिल्कुल क्लोज सपोर्ट में हेलीकॉप्टर्स के साथ, जहाजों के साथ अब आर्मी वहां डिप्लॉयड हो गई है। अब वो चलिए नदीम जी आपके पास आएंगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, दामोदर जी के पास चलते हैं। दामोदर जी, पाकिस्तान के हम इतिहास को देखें तो भले ही स्वतंत्रता हमारे साथ मिली है, लेकिन हम जहां लोकतांत्रिक देश बने रहे, हमारे पास एक चुनी हुई सरकार रही, हमेशा से प्रधानमंत्री रहे जो सर्वशक्तिमान माने जाते रहे। पाकिस्तान में कई बार सैन्य तख्ता पलट हुआ है, वहां के सेना के प्रमुख सत्ता के शीर्ष पर भी रहे हैं काफी समय तक या काफी लंबे समय तक। इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आसिम मुनीर जिस तरह से ताकतवर हुए हैं पाकिस्तान की सत्ता में, जिस तरह से उनको फील्ड मार्शल का जगह भी दी गई है, उनको पद दिया गया है, क्या लगता है क्या वो भी ऐसी कोई कोशिश कर सकते हैं जो अतीत में हो चुका है? क्या वो इसका हवाला दे सकते हैं कि देखो मुल्क संभल नहीं पा रहा मौजूदा सरकार से, कई सारे प्रांतों में उथल पुथल है, अब मेरे हाथों में ही सुरक्षा आ जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा? आपको क्या संभावना लग रही है? क्या पाकिस्तान किसी सैन्य तख्ता पलट की ओर आगे बढ़ रहा है? वैभव, बिल्कुल भी नहीं। तख्ता पलट इस बार नहीं होगा जब तक कि शहबाज शरीफ की सरकार है। वो क्यों नहीं होगा, उसका कारण ये नहीं कि वो लोकतंत्र का सम्मान करते। रीजन ये है कि तख्ता पलट करने की जरूरत ही नहीं है। मुनीर को जो चाहिए वो सब कुछ सरकार दे रही है उनको थाली में परोस करके। हर जगह पर उनको फील्ड मार्शल में इतना ऑपरेशन, इतना नुकसान होने के बाद भी, और जो ये जरूर था ऑप सिंदूर के टाइम पे अगर फील्ड मार्शल मुनीर को प्रमोट नहीं किया जाता तो शहबाज शरीफ पे जाने के चांसेस थे उस समय। लेकिन शहबाज शरीफ ने मुनीर के आगे घुटने टेक दिए। पूरी दुनिया को पता है, हर जगह वो फील्ड मार्शल को लेके जाते हैं, वो चाहे पॉलिटिकल इशू हो या मिलिट्री इशू हो। फील्ड मार्शल इनके यहाँ पर इस समय हुकूमत को वो कठपुतली बना के रखा हुआ है और पूरी दुनिया ये बात जानती है। मेजर साहब की कुछ बातों पर बात करते हैं, मैं डिजिटल सिग्नेचर वगैरह और बड़ी टेक्निकल बातें नहीं करेंगे। मेजर साहब बताएंगे कि 4 बार अभी आप इस बात से तो डिनाई नहीं करेंगे ना कि इसके लिए क्या प्रूफ की जरूरत है कि आपके यहाँ पर मिलिट्री शासन रहा? ये तो पूरी दुनिया ने देखा है ना, इसमें तो कुछ बोलने की आवश्यकता जी बिल्कुल रहा। कभी आपने कहा पूरे 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 दुनिया के मुल्कों से कि ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ बैठा हुआ है, ले जाइए पकड़ के? वो तो ग्लोबल टेररिस्ट था, बाहर से आया हुआ मुल्क अमेरिका ने आपके यहाँ घुस के मारा। इस पे आपका क्या ख्याल? आप कहते हैं कि कोई ऐसे बोलता है आगे क्या कि हमारे यहाँ? कभी पाकिस्तान ने ईमानदारी से स्वीकार किया ये बात? इसके अलावा अमेरिका में जितनी बॉम्बिंग हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, कहीं पर भी उनके कितने, ऐसा कोई भी अटैक नहीं अमेरिका में निकलता जहां पर उसका कनेक्शन पाकिस्तान से ना निकले। और तो क्या बात करें, हम तो पाकिस्तान के टेररिस्ट अमेरिका से लेके आए अपने यहाँ पे। तो ये सब बातें कहने की, और ये बात आपको मानना पड़ेगा कि एक मुल्क आजाद हुआ था जिसका नाम पाकिस्तान था, लेकिन आज वो नापाक हो चुका है। उसके अंदर जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी होती है तो उसका कनेक्शन पाकिस्तान से ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, अभी थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान में 3 या 4 साल पहले, आज जो हुकूमत है ये आपकी बहुत बड़ी मतलब एक ताकत हुआ करती थी। आप इनके दम पे बहुत धमकाते थे और अफगानिस्तान को भी धमकियां देते थे। आज वही हुकूमत जो वहां पे, आप उसके साथ आपकी जैसी भी नोक झोंक चल रही है, जो भी वो बॉर्डर पे आपके सैनिकों को शहीद करते रहते, अक्सर वीडियो डालते रहते, बड़ा दुख होता है सब देख के कि अब तालिबान के साथ भी आपके ताल्लुकात वैसे नहीं रहे जैसे रहने चाहिए थे। और रही बात ईरान की, तो ईरान के साथ तो जो हुआ है आपका पता है इंटरनल क्या है, उसके बदले में अमेरिका ने क्या किया आपके साथ। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि एक ट्रीटी के नाम पे जो तमाशे हुए वो सक्सेस नहीं हुए। हम तो इस बात से बहुत सुकून मिलता है, और ये बात सही थी कि अगर पाकिस्तान इस बात में सफल हो जाता ट्रीटी करवाने में और वो उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट नजर आता है स्टेट ऑफ होर्मुज में कहीं पर भी, तो पूरी दुनिया का भला होना था, इसमें कोई शक नहीं। और भारत ने भी इसीलिए चुप्पी, कभी एक स्टेटमेंट नहीं दिया भारत ने उस ट्रीटी के अगेंस्ट। अब भारत के किसी भी जिम्मेदार नेता को निकाल लीजिए, किसी ने, सबको था चलो कोई नहीं, एक मुल्क पहल कर रहा है, होने दो, शायद हो जाए। लेकिन जो जिस तरह से इसकी शेखी बखारी गई, जो हुआ वो कहीं पर भी उसका फ्रूटफुल कोई रिजल्ट नहीं आता। बाकी बातें क्या करनी है, कराची में भी आपने देखा था कि किस तरह से अटैक ईरान के ऊपर अमेरिका ने किया, लोग अपने मार देते हैं। क्या करेंगे इन सब चीजों को, कहां से कब तक छिपाएंगे अपनी, मतलब एक देखिए जो हालत है वो पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान को वो कहते हैं ना सरदर्द की दवा खाने से सरदर्द नहीं खत्म होगा। एक बहुत ज्यादा एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत है, ओवरहाल करने की जरूरत है। तो आपको भारत के, और आंकड़ों की बातें करने से कुछ नहीं होगा सर। पूरी दुनिया की जीडीपी के बारे में बात करें, वर्ल्ड लीडर की बात करें, जितने भी बड़े औद्योगिक घराने हैं, आप गूगल की बात कर लें, सुंदर पिचाई जी हैं वहां पर, अदानी अंबानी का नाम लेंगे तो आप कांग्रेस, हमारे यहाँ एक पार्टी है उनकी तरह से बोलने लगे, पॉलिटिकल नैरेटिव पे बात करेंगे। लेकिन आप जानते हैं उनके बारे में
कितना जीडीपी में योगदान है, पूरी दुनिया की जो विकास की गति है उस पर कितना बड़ा योगदान है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो भारत अगले 10 सालों बाद सेमीकंडक्टर का निर्यात शुरू कर देगा, हमारे यहाँ उत्पादन शुरू हो चुका है, आपको ये बता देता हूँ। एयरपोर्ट्स की बात कर लें, किसी भी तरह से आप आ जाइए। रक्षा उत्पादन की बात करते हैं, आप रक्षा उत्पादन की बात, आपने कहा एक सिंगल फाइटर प्लेन आपने अपने यहाँ नहीं बनाया जो अपनी दम, हमारे यहाँ तेजस है, आप देखिए आके, उससे पहले हमने तेजस से पहले भी बनाए थे और आज भी बना रहे हैं हमारे यहाँ डिफेंस। इसके अलावा अभी बम्बर डायर के साथ हमारा तालमेल चल रहा है, हम ट्रांसपोर्ट प्लेन बना रहे हैं। किस तरह से आप हमारे साथ मुकाबला करेंगे, इसकी तो बात ही छोड़ते हैं। हम इस बात पे यकीन करते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क शांति के प्रयासों में सफल हो जाए ताकि दोनों मुल्कों के बीच में शांति रहे। क्या सफल होगा या नहीं, इस पर भी बात कर लेते हैं दामोदर जी। नदीम जी के पास भी चलेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिसंबर 2030 तक मुनीर वहां की सेना के सर्वे सर्वा रहने वाले हैं। उनका कार्यकाल अभी करीबन 4-5 साल का बचा हुआ है। हमने देखा था जो पहलगाम वाला अटैक हुआ था उसके ठीक पहले मुनीर का एक भाषण भी आया था जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी बना था। जिस तरह से उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर अपनी बात रखी थी, हिंदू धर्म और इस्लाम किस तरह से अलग हैं, दो अलग अलग सभ्यताएं हैं, उन्होंने तमाम और बातें कही थी। उसके ठीक बाद हमला होता है और उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर भी होता है। क्या लगता है आपको, मुनीर के सत्ता में रहते हुए पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कभी सुधर पाएंगे 2030 या उससे पहले? दामोदर जी, इसके बाद नदीम जी के पास चलेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरने वाले हैं। एक दौर आया था जब हमें लगा था कि हमने इनके ऊपर भरोसा किया और वाजपेयी साहब ने लाहौर बस यात्रा की, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास कोई और बिजनेस नहीं है वैभव। कई बार कोशिशें हुई। 2014 में मोदी जी ने खुद नवाज शरीफ को बुलाया था अपने शपथ ग्रहण में। 2015 में पाकिस्तान में पहुंचे थे वो। आतंकवाद को रोक करके भारत के साथ, और कितना बेहतर होता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बिजनेस हो रहा है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन भारत के साथ आयात निर्यात चल रहा है, दो मुल्क आपस में एक दूसरे की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान को आतंक, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा नहीं कह सकता, पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं और नवाज शरीफ ने बहुत अच्छी कोशिश की थी। आप यकीन करें, शरीफ साहब ने एडमिट किया कि कारगिल में मुझे धोखे में रखा गया। ये बात सबको पता है कि जनरल मुशर्रफ ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते एक बेहतरीन तौर से बढ़ते हुए शांति के प्रयासों को तिलांजलि दे दी और उनको आग लगा दी। तो ये मुल्क जब तक सेना के साथ, सेना के प्रभाव से अलग नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों की बात करना बेईमानी होगी। क्योंकि इनके यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इनकी सेना को बिजनेस है, क्योंकि इनकी सेना, सबसे बड़ी बात है, मेजर साहब खुद जानते हैं कितना बिजनेस में इन्वॉल्व है, किस तरह से बिजनेस को लीड करती है। उसको अपना प्रभुत्व बना के रखना, अगर वो प्रभुत्व बना के नहीं रखेगी तो जाहिर तौर इनके जनरल्स अमेरिका में कैसे रह पाएंगे, इनके जनरल्स यूके में कैसे रह पाएंगे, सऊदी अरब में कैसे, दुबई में कैसे उनके फ्लैट होंगे, बहुत बड़ी चीजें हैं। पाकिस्तान में सेना का मतलब है बिजनेस। जितने टॉप जनरल्स हैं सबके अपने अपने बिजनेस है। खुद पाकिस्तान आर्मी बिजनेस में बहुत अच्छे से, सीमेंट से लेके सब चीजों में इन्वॉल्व है। ये बात मेजर साहब डिनाई कर सकते हैं, बताएं, मैं तो इनकी आर्मी के साथ फॉरेन मिशन में भी रहा हूँ और इंटरनल बहुत सारी बातें होती हैं, सब लोग, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। और डिबेट में चाहे हम कुछ भी बोलें, लेकिन जब एक सैनिक के तौर पे यूनिफॉर्म में बैठते हैं तो बात करते हैं और असल सच सामने आता है। कितने दुखी होते हैं मन से लोग, क्या क्या बताते हैं, वो सब सुन के बड़ी हैरानी होती है कि नहीं यार, बहुत बुरी हालत है। अभी इन्होंने जैसे कहा कि अनरेस्ट है बलूचिस्तान में, अनरेस्ट नहीं है। आपके करीब 80 से 85 सैनिक पिछले 2 से 3 महीने में शहीद हुए हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? 80 से 85 सैनिक शहीद होने का मतलब समझिए, गंभीरता समझिए उस चीज को। आप ऐसे डिनाई नहीं कर। एक ट्रेंड सोल्जर, टेररिस्ट होते तो मैं मान लेता, लेकिन ट्रेंड सोल्जर का मारा जाना है, शहीद होना मायने रखता है उस मुल्क के लिए। यहाँ पर भारत में देखिए आप, 1 या 2 सैनिकों पे बात आती है, जब भी कुछ होता है तो पूरे मुल्क में उथल पुथल मच जाती। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है, क्या कारण है, उन पर सरकार की जवाबदेही बनती है। और पाकिस्तान तो हमेशा से डेनियल वाली स्ट्रेटजी रही है। चाहे वो कारगिल में आप ले लीजिए, डेड बॉडी नहीं क्लेम करी। मेजर साहब क्या इस बात से डिनाई करेंगे? हमने दफन करी, मेरी यूनिट ने दफन किए। 16 ग्रेनेड से हूं मेजर साहब, आप नाम पता कर लेना। मेरे यूनिट के मौलवी साहब ने आपके बंदों की जो भी लास्ट रिएक्ट होते हैं उनको कराया है, जो भी कहते हैं आप उसे उर्दू में, उनकी नमाजे जनाजा जो भी कहते हैं सुपुर्दे खाक किया। और वो फोटोज है मेरे पास, मैंने देखे अपनी यूनिट में जाके, और ये कोई गूगल में भी ये बहुत सारे फोटोज हैं। तो पाकिस्तान का तो शुरू से ये रवैया है कि अगर, मैं तो ये कहता हूँ, एक सैनिक जब शहीद हो जाता है ना तो उसे हाईएस्ट रिगार्ड देना चाहिए, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए मरा। उसके बारे में मैं जितनी इज्जत कर सकता हूं मैं करूंगा। तो उन सैनिकों के लिए मुझे तरस आता है, बेचारों को अपने वतन की मिट्टी नसीब नहीं हुई। कैसी बातें करते हैं, किस आर्मी की बातें करते हैं? मैं तो नहीं समझ पाता हूं कि ये चीजें कब मेजर साहब को चाहिए, ये मसले उठाने चाहिए अपने मुल्क के अंदर ही, अपनी सेना को बताना चाहिए। पर शायद ये लोग कभी करें तो बस वो भुलावे में जी रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ और मुनीर बता रहे हैं। आंकड़े ग्राउंड पे दिखने चाहिए भाई।
कहां से कहां पहुंच गए। आप भारत के साथ समझौता करने के लिए दुनिया के मुल्क के लोग आतुर हैं, मुल्क आतुर हैं, और हमारे यहाँ फैक्ट्री कुछ किसी भी तरह से देख लीजिए। एक एयरपोर्ट हमारे यहाँ बनता है जेवर पे और सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्रियों की लाइन लग जाती है। देखिए आप नोएडा के आसपास कितना हब बन गया। आप बताएं कि विकास में आप कहां पर, एकमात्र आपने अभी तक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया वो जेडई के साथ, चाइनीज कंपनी है जिसके साथ, वहां भी आपका डेटा सिक्योर है कि नहीं, पूरी दुनिया जाती है चाइनीज डेटा से सेंटर में क्या होता है और कैसे होता है। दिखाए ना कि अपनी दम पे पाकिस्तानी कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड में लीड कर रही है। किसी एक आईटी सेक्टर में बता दीजिए, आप एविएशन में बता दीजिए, हॉस्पिटैलिटी में बता दीजिए, किसी सेक्टर में अभी कोई कंपनी जो कि दुनिया में नाम कमा रही है, जिसका कि वर्ल्ड में नाम है, कहीं पर कुछ नहीं। भारत की कंपनियों की बात करें, आइए गिनती करा देते हैं। यहाँ तो घराने हैं, एक एक कंपनी के 20-40 कंपनियां हैं। नदीम जी से इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। नदीम जी, मेरा सवाल आपसे भी वही होगा, 2030 तक मुनीर सत्ता में रहने वाले हैं, तब तक आपके हिसाब से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे ही बने रहेंगे जैसे मौजूदा तनाव बना हुआ है, सब कुछ ठप पड़ा है, या फिर सुधरेंगे भी? क्योंकि मुनीर की जैसी सोच है, जैसे कि सोच वो प्रदर्शित भी करते हैं बार बार कई मौकों पर, उससे तो ये नहीं लगता कि ठीक हो पाएगा भी कुछ या नहीं। हालांकि शरीफ परिवार से मौजूदा सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे रिश्ते रहे हैं, नवाज शरीफ से खासकर। आपके हिसाब से पाकिस्तान में क्या फिर से सैन्य तख्तापलट जैसी स्थिति बन सकती है? यही सवाल जो मैंने दामोदर जी से पूछा था। मुनीर 2022 में सेना के प्रमुख बने थे, 2030 तक 8 साल वो लंबा कार्यकाल, वो पाकिस्तान की सेना में उन अधिकारियों में गिने जाएंगे जो बेहद ही ताकतवर रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति से जिनकी अच्छी बनती रही। आपके हिसाब से भविष्य कैसा होने वाला है? देखिए, पहले तो मैं भाई का जवाब दे दूं कि इन्होंने जिस तरह से बातें की, मैंने इनको सारे लॉजिक से पॉइंट दिए कि $8 बिलियन और $100 बिलियन। मैंने कहा न्यूक्लियर आपने एक्ट किया, हमने न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर से दिया। आपने बैलिस्टिक क्रूज हर चीज का रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा स्पेस का भी कर देंगे, बाकी चीजें भी कर देंगे। उठाकर बात कर लेके उसामा बिन लादेन पर, जिसका कोई सबूत पूरी दुनिया में आज तक एक क्लिप भी नहीं। ओबामा साहब ने उसकी पूरी वीडियो देखी, वहां पर ऑपरेशन की बकौल उनके दे क्लेम, एक क्लिप नहीं दिखाई। मैंने भी आपसे बात की कि क्लिप दिखाएं, कोई क्लिप नहीं। मैंने कहा एक मुल्क अपने साथ खड़ा करें जो कहे कि एविडेंस हमने देखी और बिल्कुल सहमत है, ये बिल्कुल हमने देख लिया और ये ऐसे नहीं। उसके जवाब में कहा ले गए बात? अफगानिस्तान ले गए, उसामा बिन लादेन पे ले गए, अफगानिस्तान ले गए, अफगानिस्तान से घुमा के अमेरिका ले गए। और फिर अमेरिका, आप देखिए अगर ऐसी बात होती कि अमेरिका का हर टेररिस्ट में पाकिस्तान का नाम निकलता, ये सारे जो थे ये अमेरिका में थे, ये अफगानिस्तान के अंदर थे, पाकिस्तान ही। नदीम जी, आप तुलना कर रहे हैं $8 बिलियन और आगे जी बजट की बात कर रहे हैं, आप सैन्य बजट की बात कर रहे हैं, तुलना करनी है तो बाकी चीजों की भी कर लीजिए। हमने IIT बनाए हैं जिनसे निकले हुए छात्र आज अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में अपना जलवा दिखा रहे हैं। उसी का जवाब दिया कि देखिए इन सारी चीजों का कंबाइन इफेक्ट जो आता है ना, वो आपकी GDP पर आता है। अब एक घर वाला कहता है कि मेरे घर तो 30 रोटियां बनती हैं। अरे भाई, तेरे घर के अंदर 10 लोग भी तो रहते हैं, 3-3 रोटियां खाते हैं। मेरे घर में तो बनती है 4 रोटियां। मेरे घर में टोटल 2 लोग हैं, 2-2 रोटी खाते हैं, तो खाते तो वही है 2-2 रोटी, एवरेज तो वही है। तो जब आप GDP पर कैपिटा देखते हैं तो मैंने आपसे बताया कि आप लोग बांग्लादेश और श्रीलंका से कितने पीछे? श्रीलंका 140वें नंबर पे खड़ा है, भारत 169 नंबर पे खड़ा है। आप उसमें कह रहे अच्छा यार हमारे मोहल्ले में वो 2 रशीद साहब है, वो बड़े अमीर है, एक जो है वो फला बंदा जो बिलियनर है, एक जो है वहां उसका डिपार्टमेंट का हेड है, अच्छा फला कंपनी है। फिर उन्होंने बात की तेजाज की, तेजाज गिर चुके हैं कितने, आपने देखा कि शो में गया जहां बेचने के लिए एक मुल्क ने नहीं खरीदा। पाकिस्तान का इन्होंने कहा नहीं बना रहा, पाकिस्तान JF-17 थंडर मैन्युफैक्चर कर रहा, बना रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 कंट्रीज के अंदर से उड़ रहा है इस वक्त, 5 कंट्रीज में हमने बेचा उसको, आपने एक कंट्रीज को नहीं बेचा। और आप बात करते हैं, आप झूठ बोलते हैं आप लोगों के सामने ही अंदर। इसी तरह से पाकिस्तान आज दिफाई एतबार से खुद कफील है, क्योंकि पाकिस्तान पर रेस्ट्रिक्शंस थी हर चीज के लेने की, खुद बनाया, चाइना से लिया। आप देखिए अगर IMF और वर्ल्ड बैंक आपसे मुंह मोड़ ले 5 सालों के लिए, क्या सर्वाइव कर पाएंगे आप? देखिए बिल्कुल, उसकी वजह क्या है? देखिए पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो फॉरेन एक्सचेंज की है। IMF से हम डॉलर लेते हैं क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, हमें अपनी आपको पता है भारत IMF के पास आखिरी बार कब गया था? तो जब भी गया 2014 में गया, जब भी गया, बात यह है कि गया तो सही था ना, ये कहना कि नहीं गया। मैंने आपसे कहा ना कि आपने पहले जो भी चीज की वो बाद में हमने उसको काउंटर किया, आपने एक्शन किया, न्यूक्लियर धमाका किया, हमने काउंटर किया।
अभी भी इंशाल्लाह जो जो चीजें आप कर रहे हैं हम करते जाएंगे। हम आपसे बताया, मैंने आपको, कि जब हम आजाद हुए तो कैपिटल दिल्ली में रह गया, सारी चीजें दिल्ली हिंदुस्तान में रह गई। हमें जो मिला आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारा ट्राइबल बेल्ट था, यहाँ पे हिजरत करके आए, नए सिरे से बनाए। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपके सामने खड़े हुए हैं, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैंने भी बताया कि क्या हो रहा है आपकी एक्सपो के अंदर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्या कर रही है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, बाकी जो इश्यूज है हमारे यहाँ, कोई दूध शहद की नहरें नहीं बन रही। इकोनॉमिक ग्रीवेंसेज है, पॉलिटिकल ग्रीवेंसेज है, एड्रेस हो रहे हैं उनको। जहां तक ताल्लुक चलिए मूल सवाल का जवाब दे दीजिए नदीम जी। जी उस सवाल का, भारत पाकिस्तान के रिश्तों में अगले 5 साल में आप कैसा देख रहे हैं? सुधार आएगा? मुझे उम्मीद है, मुनीर 2030 के आखिर तक रहने वाले हैं। जी इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के जो भी रिलेशंस हैं इंशाल्लाह वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। आपने जो एक्शन बताए मोदी साहब के, साड़ी लेकर आए, अपना जो देसाई साहब यहाँ पे आए, वाजपेयी साहब आए, मीनार पाकिस्तान गए, ये बहुत बड़े जेस्चर्स थे, एक अच्छे बड़े लीडर्स के जेस्चर थे जिन्होंने आगे जेस्चर्स दिए और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। बिल्कुल गलतियां हुई और गलतियों से, लेकिन अब वो गलतियां हो गई, अब आगे तो चल रहे हैं। अब आप आगे चलने के बजाय, कश्मीर का एक इशू था, आप एक नया इशू क्रिएट कर रहे हैं, पानी का इशू क्रिएट कर। भाई आप इश्यूज आप क्रिएट ना करें। आप जो कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंस सीबीएम बनाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाए। अभी जो अपील की थी हमने 77 लोगों ने मोदी साहब से, उसमें मेरा नाम भी शामिल है। मैंने भी पाकिस्तान की तरफ से अपील की और मुझे ये लगता है कि देखिए जो वीकनेस होती है वो इनवाइट करती है एग्रेशन को। अब हम वीक नहीं है, बराबर में खड़े हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब इंडिया को भी रियलाइज हो जाएगा कि यार इनको हम इस तरह से डोमिनेट नहीं कर सकते, हमें इनको रिस्पेक्ट देनी होगी और बातचीत करनी होगी। चाहे शिमला मुआहदे के तहत आपस में बातचीत कर ले, चाहे किसी और जगह कर ले, हर चीज के लिए पाकिस्तान तैयार बैठा है। और देखिए पाकिस्तान में किसी को भी इंडिया से, हिंदू से, हिंदुस्तान से नफरत नहीं है, नफरत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे दीन के अंदर किसी और गैर इस्लामी की तरफ बुरी नजर से देखना भी हराम है। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, समय कम है नदीम जी और दामोदर जी। आखिरी सवाल मेरा, जो अभी इस्लामिक नेटो की बात हो रही है, 3 देश साथ में आए हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की। दामोदर जी आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या भारत को इसे एक खतरे के रूप में देखना चाहिए? अगर मैं ये कहूँ कि ये तीनों मुल्क पहले भी साथ थे, एक दूसरे के वादे इनके हुए थे। सऊदी अरबिया के साथ तो पाकिस्तान ने प्रॉपर एक पैक्ट साइन किया था, लेकिन उसके बाद जब हुती ने सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक किया तो आपने पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखा? शायद नहीं। तो हमें ऐसे किसी भी सुन्नी नाटो बनाए या कोई भी नाटो, इस्लामिक नाटो बनाए, उससे कोई भारत को डरने की जरूरत नहीं है। भारत की स्थिति इन सब चीजों से बहुत मजबूत है। जब कोई कमजोर देश संगठन बनाने की सोचता है तो हम उसका आकलन उसकी कमजोरी से ही करते हैं। उसको संगठन बना लेने से, सऊदी अरबिया और टर्की का पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, ये पूरी दुनिया को पता है। और भारत को बहुत अच्छे से पता है कि टर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी इनके पास थी और टर्की की ड्रोन ने इनकी मदद की। लेकिन उसके बाद भारत ने इनको कितना बड़ा सबक सिखाया है इनको भी पता है। और इसके बाद बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ऐसे सुन्नी नाटो बनाए, लेकिन किसके अगेंस्ट बनाएगा, किससे लड़ेगा, ये उसे जरूर समझने की जरूरत है। भारत को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी स्ट्रेटजी, हमारी सेनाएं ऐसे किसी भी नाटो से लड़ने के लिए सक्षम है और उसके लिए हमेशा तैयार रहती। पहले आपको बता देता हूँ, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। और एक चीज, बार बार आप हिस्ट्री को कैसे इरेज करने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री से आप भाग नहीं सकते। 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश की मदद करने के लिए कदम बढ़ाया तो इन्होंने अमेरिका के, आपको पता है कि सारे बैटलशिप वहां पे आ चुके थे भारत को धमकी देने के लिए, डराने के लिए। उनका 7th फ्लीट आ गया था। भारत क्या उससे रुका? कुछ भी नहीं हुआ। 2 मुल्क बनाए भारत ने, बड़ी शान से पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। क्या आप उसको भी आप डिनाई कर देंगे? अब वो कह देंगे कि कहाँ लिखा था पाकिस्तान, तो अब सरेंडर डॉक्यूमेंट्स तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं तो उसमें लिखा होगा पाकिस्तान की आर्मी के, पढ़ लीजिए, जनरल नियाजी की फोटो है वहां पे सरेंडर करते हुए। तो ये सब चीजें हिस्ट्री का हिस्सा है। रही बात पाकिस्तान फले फूले आगे बढ़े, पाकिस्तान के लोग आगे बढ़े, पढ़े लिखे, सबसे बड़ी बात है ये कि इनके जो लोग हैं वो पढ़े। और ये बात एक बहुत बड़ा, कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं मेजर साहब। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि आप कितनी हिम्मत से झूठ बोलते हैं। कहा आपने कि हिंदू नफरत नहीं करते। 1 मिनट सुन लीजिए सर, 21% आबादी थी पाकिस्तान में हिंदुओं की जब पाकिस्तान आजाद हुआ। आज 2% के आसपास आबादी है। कितने हिंदू मंदिर आप लोगों ने तोड़ दिए इस नफरत की आग में? कैसी बात है? आज मैं बड़ी शांति के साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि कल हमारे मुल्क का भी, बताइए, नाम लेके बताइए कौन से मंदिर तोड़ दिए, नाम लेके बताइए। किसी भी मुल्क का मंदिर का नाम बताइए। नामों पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आपने कहा ना नाम और आंकड़े से बात कर रहे हैं पूरी। आप देखिए ना कितने हिंदू बचे हैं आपके यहाँ पॉपुलेशन। दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम है। दूसरी बात यह कि इस्लाम कुरान है, इस्लाम कुरान है।
कुरान की पहले दूसरे पारे की सूरह बकरा की आयत है, ला इकराहा फिद्दीन। लगा कि मैं किसी सुन लें आप, पहले मेरी बात पूरी कर लेते। पता नहीं दीन मौलवी- में ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं। आप किसी को भी जबर से अगर अपने दीन में लाते हैं, चाहे शादी करके चाहे किसी भी तरह, ला कुरान की आयत है, ये हदीस नहीं है कि ज़ईफ हो सकती है, गलत हो सकती है रावी। ला इकराहा फिद्दीन मैंने बता दिया, सेकंड पारे की आयत है, ला इकराहा फिद्दीन। उसमें दीन में जबर नहीं है। जो भी ये करता है जबरन किसी को मुसलमान करता है, जो भी किसी पे जबर करके इस्लाम की तालीमात पर अमल कराता है, वो हराम है, अल्लाह की राह में हराम है, हराम है, हराम है। तो आप फिर इसी तरह से आतंकवादियों के बारे में क्या कहेंगे जो इजराइल से वहां से लड़कियों को आके लाए थे और उनकी इसी तरह से कुरान में एक आयत है, उसमें अल्लज़ीना का वर्ड है, उसमें वर्ड है कि इंसान, अगर एक इंसान को किसी ने बेगुनाह कत्ल किया तो वह ऐसा ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अगर एक इंसान ने किसी इंसान का वर्ड है और किसी बेगुनाह इंसान को बचाया तो उसने ऐसा ही किया जैसे पूरी इंसानियत को बचाया। अब सर जी उस पर कोई अमल करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन इस्लाम दीन जो है वो मोहब्बत का प्रचार करता है। मैं आपकी तरफ नफरत से, कुरान में एक और आयत है कि किसी के दीन को या खुदा को बुरा ना कहो, मुबादा वो तुम्हारे खुदा को या दीन को बुरा कहे। ये भी कुरान पाक की आयत है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी कोटेशन भी भेज दूंगा। हाँ, दीन पर सर अमल ना करे कोई, ये अलग बात है, लेकिन क्या टीटीपी वाले अमल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। देखिए मैंने उनका तो कहना है कि आपके देश वाले अमल नहीं कर रहे, वो अमल करवाना चाहते हैं। जहां भी कोई बेगुनाह इंसान का, चाहे पहलगाम ही गुनाह हो, जहां किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल हुआ वो हराम है, वो हराम है। चलिए नदीम जी, आखिरी सवाल आपसे भी क्या लगता है, क्या मकसद है आपका सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक इस्लामिक नाटो बनाने का? ये डेफिनेटली देखिए, पाकिस्तान क्योंकि अब न्यूक्लियर कंट्री बन गया, दुनिया में 8वें 9वें नंबर पे खड़ा हो गया, तो जाहिर है कि हर मुल्क चाहता है कि वो लीबिया ना बने, हर मुल्क चाहता है कि वो शाम ना बने, वो इराक ना बने, किसी भी झूठ की वजह से उसको कोई भी बदबस हाथी पामाल ना करे। अगर न्यूक्लियर अम्ब्रेला होती है तो इस तरह की चीजें नहीं होती। अगर जापान के पास न्यूक्लियर होता तो कभी भी नागासाकी और उस पर हिरोशिमा पे एटम बम नहीं करता। तो यही सोचकर कंट्रीज को अब एहसास हुआ कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके साथ हमारा नजरियाती भी और इखलाकी ताल्लुक है, तो हम क्यों ना इससे अम्ब्रेला ये ले लें। अम्ब्रेला का मतलब ट्रांसफर नहीं होता, हम यहां से बैठकर भी बैलिस्टिक का कवर उसको दे सकते। हमने बिल्कुल उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, जैसे मेरे भाई ने कहा कि उनके साथ हमारा पहले भी था, क्योंकि हमारी होली साइट है, ये हमारे लिए ऑनर और एजाज की बात है। उन्होंने, हम पहले भी उनकी होली, हम वहां पे होली साइट्स को लुक आफ्टर कर रहे थे, अब उन्होंने पूरे कंट्री को स्प्रेड कर दिया। अब उनके एवरी नूक एंड कॉर्नर पे हम अपनी डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। वहां F-16 और J-17 और J-10C इस वक्त उनकी फजाओं में उड़ रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है हौसी बागी, या वो उन्होंने बम मार दिया, एक ग्रेनेड फेंक के चले गए दरवाजे के साथ, एक रॉकेट मार दिया जहाज पर। अच्छा जी, ईरान ने हमला, ईरान पाक ये इत्तेहाद, पहली बात तो ये कि किसी भी इस्लामी मुल्क के या किसी भी दुनिया के मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये दिफाई इत्तेहाद है। और ये छोटी मोटी स्क्रिमिश के इशारा नहीं है कि हम अपने किसी इस्लामी मुल्क पर चढ़ दौड़े। ईरान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है, आप जो मर्जी कर लें, जितने मीडिया पे बोल के बोले, पाकिस्तान किसी भी सूरत ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। ईरान की मीडिएशन हमने कराई और वो मीडिएशन इतने अरसे रही कि आज आप भी सुकून का सांस लेके बैठे हुए, आप तक भी पेट्रोल पहुंच गया, LPG पहुंच गई और फर्टिलाइजर पहुंच गई। वरना आपसे ज्यादा अगर कोई रो रहा होता इस वक्त, अगर हम मीडिएशन ना करते उस टाइम पर। ये बाद में अभी ट्रम्प साहब की, आपको पता है, यू टर्न लेते हैं, सुबह कुछ और शाम कुछ, तो वो उन्होंने कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, फिर इसराइल का दबाव है, यहूदी लॉबी, यू नो इट। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये पीस प्रिवेल करेगा, दे विल गो बैक, और पाकिस्तान कभी भी सऊदी अरब की वजह से किसी भी इस्लामी मुल्क पर हमला नहीं करेगा। हमारा नदीम जी, दामोदर जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। समय की कमी है सर, आप इस बातचीत में जुड़े हमारे साथ, हमारे दर्शकों को आपने बातें बताई, अपनी बातें रखी। तो फिलहाल पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता का 80वां दिवस मना रहा है। 79 साल पूरे हो चुके हैं। 14 अगस्त 1947 को उसे स्वतंत्रता मिली थी। पाकिस्तान
अपने आप को इस वक्त दुनिया के उन देशों में गिन रहा है जो मध्यस्थता करवा रहा है, इस्लामिक नेटो बनाने की बात कर रहा है, लेकिन भीतरी हालात कुछ ठीक नहीं है, जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की है। फिर चाहे वो बलूचिस्तान में हो, फिर चाहे वो पीओके में हो, फिर चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, हर जगह स्थितियां बिगड़ रही हैं, चीजें हाथ से जा रही हैं। मुनीर सर्वशक्तिमान बने हुए हैं, क्या वो शहबाज सरकार को चलने देंगे या खुद सत्ता अपने हाथों में लेकर पाकिस्तान को चलाएंगे, जैसा कि उनसे पहले बहुत सारे पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कर चुके हैं। देखते हैं भविष्य में क्या कुछ होता है। पाकिस्तान क्या एकजुट रह पाता है या टूट की ओर आगे बढ़ता है। फिलहाल तक के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.